नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। देखो फिशन क्या होता है? फिशन होता है ब्रेक होना। ओके। फ्यूजन होता है ज्वाइन होना। किसी दो चीजों को फ्यूज करना मतलब वो जुड़ रही हैं। ओके। तो आपने रिएक्शंस पढ़ लिए पीछे, आपने डीकेज पढ़ लिए पीछे। तो अब डायरेक्टली मैं इसकी एक रिएक्शन इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनती है। एक्स जेड ए कोई हैवी न्यूक्लियस था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन से अटैक करवाया। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे दो या तीन भी बन सकते हैं, फिलहाल हम दो ही ले रहे हैं। तो मैक्सिमम केसेस में दो बनते हैं, तो ये बन गए दो। कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे इसमें से, कितने भी निकल सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा, प्लस क्यू एनर्जी रिलीज होगी। ये है रिएक्शन। अब आपको पता है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ये जो नीचे जेड जेड लिखोगे आप, वो यहाँ के सभी जेड्स के सम के इक्वल होना चाहिए। ये तो पता है। ऐसे ही ए के साथ भी होगा ऊपर। तो एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, दैट इज यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन। ये मिलके बनाएगा, मतलब ये टकरा के बनाएगा जो, वो होगा बेरियम। बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टन 36 89 प्लस तीन न्यूट्रॉन रिलीज होंगे इसके साथ, प्लस अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ी फेमस है। ये कहाँ होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, वो वाले जो पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। उसके अंदर वो न्यूक्लियर ये वाली रिएक्शन हो रही होती है उसमें, ठीक है। तो टेंथ में आपने पढ़ा होगा वही वाला है, ठीक है। तो उसमें ये रिएक्शन होती है। तो अब देखो इनको चाहो तो आप सम करके देख सकते हो। देखो 6 और 6 2 बन गए यहाँ। ऊपर 5 और 6 लेफ्ट साइड पे 6 बन रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट देख लो फिलहाल सिर्फ। 9 और 5, सॉरी 9 + 4, 9 और 4 कितने होते? 13, 13 और यहाँ पे 3 आएंगे। देखो 3 ये और ये, ठीक है। 13 और 3 16, 16 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6। तो यहाँ देखो यहाँ भी 6 है, और इन सभी का प्लस करके भी 6 आ रहा है, ओके। तो मतलब हमारा रिएक्शन ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन का होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कि टू लाइट न्यूक्लियस टकराए, ज्वाइन हो गए, और बन गया वो उनसे हैवी न्यूक्लियस। मतलब दो न्यूक्लियाई टकराए और उनसे हैवी न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन होती है कुछ इस टाइप की। देखो हीलियम, ये भी बड़ी फेमस है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना के मिल के बना देंगे हीलियम, ठीक है। ऐसे ही होता है। प्लस अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी जो है रिलीज हो जाएगी। ये सिर्फ एक एटम के जुड़ने से है, ओके। और यही रिएक्शन होती है आपकी सन के अंदर। तो एक्चुअली में जो आप सनलाइट ले रहे हो, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि दो हाइड्रोजन और के कंबाइन होने के बाद हीलियम बनने से रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये कैसे निकलती है? ये निकलती है इसका मास डिफेक्ट निकाल के ना। वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, Δm c², दैट इज दिस 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा यहाँ ऊपर वाले में तो बात ही नहीं की। ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना यहाँ पे, उसमें से 93% है जो वो होगी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली, प्लस 7% जो निकलेगी वो निकलेंगी गामा रेज।
ओके, तो एक टाइप से गामा डीके हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो। इसी के साथ एक और छोटी सी चीज देख लो, फोर्सेस इनसाइड न्यूक्लियस। अब देखो इनके अंदर फोर्सेस कौन कौन सी लग सकती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली फोर्स आ जाएगी ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है बहुत वीक होती है, तो वेरी वेरी वीक इनसाइड न्यूक्लियस, तो लगभग नेगलेक्टेड ही समझो, बट लगती जरूर है, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ठीक है बहुत ही वीक होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। नेक्स्ट लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली जहां पे चार्जेस होंगे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगी। ठीक है, लगभग सेम ही होती है ना दोनों। ये भी वेरी स्मॉल होती है, बट इससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी, ग्रेविटेशन से तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगेगी जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसी के बीच में लग सकती है। और हो सकता है कि न्यूट्रॉन टूटे हों, वहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो उनके बीच में। ठीक है, थर्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कौन सी वाली, स्ट्रॉन्ग वाली। स्ट्रॉन्ग वाली अंदर होती है, वीक वाली कहाँ होती है, बाहर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वगैरह के बीच में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है वो लगती है सिर्फ, देखो अगर डी की वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन जो भी चार्जेस होंगे वो 0.8 फर्मी मीटर से कम होगा तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। और अगर डी की वैल्यू कम होगी 0.8 एफएम से तो ये रिपल्सिव होंगे, रिपल्सिव। इसीलिए तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, वरना वो टकरा नहीं जाएंगे, या फिर अगर दूर जा रहे होंगे तो दूर चले जाएंगे। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रोक के रखती हैं। ठीक है, देखो फोर्सेस क्या है, एडजस्टेबल है ना, डिस्टेंस के साथ एडजस्ट हो रही हैं। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अब देखो अगर ये चार्ज पे डिपेंड करती तो क्या होता, तब तो प्रॉब्लम हो जाती, प्रोटॉन प्रोटॉन तो जुड़ के रहते ही नहीं, या तो वो रिपेल हो जाते या अट्रैक्ट हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट एक्ट ओनली अप टू, एक्ट ओनली अप टू 3 से 4 फर्मी मीटर्स ओनली। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होता है तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, 3 to 4 फर्मी मीटर्स। तो अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 4 फर्मी मीटर, देन क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स। सिक्स्थ, ये स्पिन डिपेंडेंट होती है, स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पे डिपेंड करती है, और ये सेंट्रल फोर्स नहीं होती है। लास्ट पॉइंट लिख लो, नॉट ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए और पता होने चाहिए।